हेलो है दोस्तों, कैसे हो। CMES यूट्यूब चैनल में सभी का एक बार फिर से मैं बजरंग हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं रोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो रोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप CMES यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और क्वेश्चन कितने आपके सही जाते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो चेचक रोग है, यानी चेचक रोग का रोग कारक कौन सा है। इसमें ऐसे पूछा है कि चेचक जो रोग है वो किस वायरस से फैलता है, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेचक रोग क्या है, वायरस जनित रोग है। तो इसका पहला ऑप्शन देखो, वेरिसेला वायरस, दूसरा वेरियोला वायरस, और तीसरा क्या दिया गया है, मोरबिला वायरस, और चौथा दिया गया है हर्पीज वायरस। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वेरियोला वायरस। देखें ना दोस्तों, इसमें चेचक रोग का वेरियोला वायरस होता है। यहाँ पर अगर आपने देखा है तो ये वेरिसेला वायरस भी है और हर्पीज भी वायरस है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पहला ऑप्शन वेरियोला ही चुनेंगे, ठीक है दोस्तों। कई बार वेरिसेला हर्पीज देता है जिसमें वेरियोला नहीं देता, तब वेरिसेला हर्पीज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे छोटी माता का जो है वो क्या होगा, तो वो अलग होगा उसमें, ठीक है। वेरियोला की ही प्रजाति उसमें होती है। तो चेचक का अलग वायरस होता है और छोटी माता का अलग होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें आज का, कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें कि है या नहीं। इसमें नहीं पूछा है और नहीं शब्द को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं शब्द है वो नहीं दिखता है। तो नहीं को अंडरलाइन करते हुए क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सही आंसर को चुनते जाइए। जो गलत रहेगा वो अपने आप ही छूट जाएगा, और वो गलत है वो ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए कि कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। पहला हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांधता, तीसरा कैंसर, चौथा डाउन सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने रोग वाला चैप्टर जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया होगा, और आप इसका सही आंसर भी अपने दिमाग में आ गया होगा। आपके दिमाग में इसका सही आंसर आ गया होगा। और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है कैंसर। कैंसर न तो वायरल डिजीज है न आनुवांशिक है, ये क्या है, ये एक क्षरणकारी रोग में आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। इसमें बताया गया था कि हीमोफीलिया में रक्त का क्या नहीं बनता दोस्तों, थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और वर्णांधता में आपको क्या बताया था कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर सकता दोस्तों। कौन से रंगों की पहचान नहीं कर सकता, प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर सकता। और प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो मैंने बताया था नीला है, लाल है, और एक कौन सा है दोस्तों, हरा है। ये आपके क्या है, प्राथमिक रंग हैं। और डाउन सिंड्रोम में बताया गया था कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई छात्र या कोई तैयारी करने वाला विद्यार्थी है या कोई दोस्त है जो हमारे चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक हमारे कंटेंट पहुंच सके और वो भी अब CMES यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों। तो ऑप्शन पहला है हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांधता, तीसरा कैंसर, चौथा डाउन सिंड्रोम। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों। मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में इसका कुछ थोड़ा वर्णन बताया था, तो आपके आंसर दिमाग में आ गया होगा कि रक्त का थक्का नहीं बनता। कौन से रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों,
तो इसमें है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के बारे में मैंने क्या बताया था कि रानी विक्टोरिया की वंशावली में, यानी रानी विक्टोरिया की वंशावली में कौन से रोग की खोज हुई थी दोस्तों, तो वो हीमोफीलिया। और इसमें महिलाएं वाहक होती हैं तथा पुरुष इसमें क्या होते हैं दोस्तों, रोगी। आपसे अगर पूछे तो महिलाएं क्या है, वाहक होते हैं, और पुरुष क्या होते हैं दोस्तों, इसमें रोगी होते हैं। तो ऐसा रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है वो कौन सा होता है दोस्तों, हीमोफीलिया। इसे हम दूसरा अगर यहाँ देखें तो हीमोफीलिया रोग को क्या कहेंगे, शाही रोग कहेंगे, क्योंकि विक्टोरिया की वंशावली में खोजा था। दूसरा इसका उपनाम है ब्लीडर्स डिजीज, यानी ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति कौन से रंग को पहचान सकता है दोस्तों, यानी कलर ब्लाइंडनेस डिजीज से जो ग्रस्त व्यक्ति है वो कौन से रंग को पहचान सकता है, यानी 3 रंगों को तो वो नहीं पहचान सकता, और दिए गए ऑप्शनों में जो एक रंग है उस रंग में से वो दोस्तों क्या कर सकता है, एक रंग को पहचान सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है, नीला। दूसरा ऑप्शन है लाल। तीसरा ऑप्शन है हरा। चौथा ऑप्शन है पीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें बताया गया था कि 3 रंगों को पहचान नहीं सकता, तो इसमें पीले रंग को वो क्या कर सकता है दोस्तों, पहचान सकता है, बाकी इन 3 रंगों को वो नहीं पहचान सकता। इसमें भी अगर हम देखें तो महिलाएं क्या होती हैं दोस्तों, यानी महिलाएं इसमें भी वाहक होती हैं, और रोगी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, यानी रोगी पुरुष होते हैं। और महिलाओं को रोगी होने के लिए 2 जीनों का अप्रभावी होना यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज का 5वां क्वेश्चन देखें, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखें, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री निम्न में से किस रोग का रोग कारक है, यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है वो किस रोग का रोग कारक होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का जीवाणु है जो एक रोग को फैलाता है, आपको उस रोग का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्षय रोग, दूसरा ऑप्शन कुष्ठ रोग, तीसरा टिटनेस, चौथा क्या है दोस्तों, हैजा। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर चुनिए। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है लेप्री, यानी कुष्ठ रोग होता है दोस्तों। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। 6 दिए गए ऑप्शन पर भी जिक्र कर लेते हैं। 6 रोग हम क्या कहते हैं, टीबी को कहते हैं, और टीबी क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस। दोस्तों क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, यानी क्या होगा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका जीवाणु होता है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। टिटेनी क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। और हैजा क्या होता है, तो विब्रियो कोलोरी हैजा का वायरस होता है, यानी हैजा का क्या होता है, विब्रियो कोलेरी हैजा का वायरस होता है दोस्तों। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग और 4 ऑप्शनों के जीवाणु में ने भी हमने देख लिए। तो दोस्तों इस प्रकार के चारों ऑप्शन आप देखते चलिए ताकि आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 क्वेश्चन और हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का 6ठा क्वेश्चन देखें, वर्णांधता रोग से ग्रस्त व्यक्ति को पहचानने हेतु रेलवे परीक्षण में किस कार्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वर्णांधता रोग से ग्रस्त व्यक्ति को पहचाने हेतु रेलवे परीक्षण में किस कार्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कौन सा कार्ड है जो परीक्षण में वर्णांधता रोगी कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को पहचान लिया जाता है। पहला विडाल, दूसरा शेहरा कार्ड, तीसरा एलिसा, चौथा उपरोक्त सभी। तो तुक्का एक्सपेक्ट उपरोक्त सभी की ओर न जाएं, क्योंकि जिसमें उपरोक्त सभी होता है सही आंसर नहीं होता है। तो इसमें देखें तो हम कौन से कार्ड का उपयोग करते हैं, ये शेहरा कार्ड का उपयोग करते हैं, जिसमें
जो होता है वो सीट जो होती हैं अल्फ़ाबेटिक शब्द होते हैं, उसमें नीले, लाल और हरे रंग के कलर वगैरह के नाम होते हैं, तो उन्हें पहचानने हेतु दिया जाता है। अगर वो पहचानने में सक्षम है तो वर्णांधता रोग नहीं है, और वो पहचानने में अक्षम है तो उसे वर्णांधता रोग होता है दोस्तों। ठीक है, विडाल किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड रोग के लिए, यानी अगर यहाँ देखें तो मोतीजरा या भाव के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। एलिसा किसके लिए है? तो दोस्तों एलिसा एड्स के लिए परीक्षण किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज का 7वां क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता चिन्ह किस गुणसूत्र पर होती है? दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आजकल पूछ लेते हैं, तो आप बताइए कि वर्णांधता चिन्ह किस गुणसूत्र पर स्थित होती है? पहला ऑप्शन अक्ष है, दूसरा ऑप्शन वाई है, तीसरा ऑप्शन अक्ष व वाई दोनों पर, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, यानी एक जिन पर स्थित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्ष पर होती है वर्णांधता जिन। ठीक है दोस्तों, यानी जो कलर बनाई जिन है वो अक्ष पर होती है। यदि अक्ष है तो ये वाहक महिला होगी, यदि अक्ष वाई है और सी अक्ष पर है तो ये रोगी पुरुष होगा दोस्तों। और यदि यानी अगर देखें दोनों सी पर दोनों अक्ष गुणसूत्र पर होती हैं तो ये क्या होती है दोस्तों? रोगी महिला होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज का 8वां क्वेश्चन देखिए, रानी विक्टोरिया की वंशावली में किस रोग की खोज हुई थी? विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, आनुवांशिक रोग। तो देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है कि रानी विक्टोरिया की वंशावली में किस प्रकार के रोग की खोज हुई थी? विषाणु जनित, जीवाणु जनित या आनुवांशिक रोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, और उसका सही आंसर क्या है? आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग की मैंने एक लाइन भी बताई थी कि आपको ध्यान में रह जाए, वही क्लिप डॉट दोस्तों, क्या है? वही क्लिप डॉट आनुवांशिक रोगों के लाइन है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का 9वां क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है कि डाउन सिंड्रोम में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप इस डाउन शब्द पर न जाए और दिए गए क्वेश्चन का आंसर देखें। डाउन में कम होना नहीं है, अधिक भी हो सकती है। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा ऑप्शन है 47, चौथा ऑप्शन है 48। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा दोस्तों? इसमें 47 सही आंसर है। यानी 21वें गुणसूत्रों के अतिरिक्त कॉपी होने के कारण 45 तो इसमें ऑटोसोम्स एलिंगी हो जाते हैं, और एक क्या है? एक्स वाई या अक्ष गुणसूत्र। तो 45, 46 और 47 यानी गुणसूत्र कितने रह जाते हैं दोस्तों? 47 हो जाते हैं। तो इसमें 47 ही होता है। कई डाउन समझकर इसमें 45 न करने पहला ऑप्शन दिया गया है, ये कन्फ्यूज के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त कॉपी एलिंगी एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और ऐसे लोग मंद बुद्धि के होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों कि रोगाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था, यानी रोगाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन वाटसन, दूसरा ऑप्शन अरस्तु, तीसरा ऑप्शन लुईस पास्चर, चौथा ऑप्शन साल्क। तो दिए गए ऑप्शन को पहचानिए और दोस्तों रोगाणु सिद्धांत के जनक का नाम बताइए। तो इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों? और इसका सही आंसर है लुईस पास्चर। यानी रोगाणु सिद्धांत की जो खोज की थी वो खोज किसने की थी दोस्तों? लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ने इसके अलावा और क्या किया था, यहाँ पर ही बता देता हूँ कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? यानी रेबीज रोधी टीके की खोज लुईस पास्चर ने। एंटीसेप्टिक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? एंटीसेप्टिक सिद्धांत भी किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ देखें जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत भी किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। किण्वन विधि की खोज भी किसने की थी? यानी किण्वन विधि की खोज भी किसने की थी? लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर का वेरी इंपॉर्टेंट कई क्षेत्रों में योगदान रहा दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखें, और 4 जो सिद्धांत बताए हैं ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का 10वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
दोस्तों हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी तक ये पहुंच सके। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप अगर कोई नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद में हमारे क्वेश्चनों को देखें। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें सूचित जरूर करें और हमें अपना सुझाव ज़रूर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, आपको सुमेलित कीजिए दोस्तों। ठीक है, कि यानी एक सूची है उसको 2 सूची को सुमेलित करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों। तो ये क्या है कि सूची फर्स्ट में आपको रोग दिए गए हैं और सूची सेकंड में वो रोग किस प्रकार का जनित है ये आपको आंसर में दिया गया है। तो पहला है वो पायरिया, दूसरा दाद, तीसरा रेबीज, क्या है काली खांसी। तो आपको इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पायरिया रोग क्या है, तो पायरिया रोग क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, यानी आपको इस प्रकार से मिला प्रोटोजोआ जनित रोग, पायरिया रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। दाद क्या है, तो दाद आपको देखना है तो दाद जीवाणु या कवक, तो दाद क्या है कवक जनित। दोस्तों देखो अगर आपको मैंने 4 लाइन बताई हैं उन 4 लाइनों में इनके पहले पहले नाम देखकर कि कवक जनित विषाणु जनित है उन ट्रिक्स के आधार पर आप पहचान सकते हैं। और रेबीज क्या है दोस्तों, तो रेबीज क्या है विषाणु जनित रोग है। और काली खांसी या कुकर खांसी या प्रट्यूसिस क्या है दोस्तों, तो वो जीवाणु जनित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जीवाणु जनित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आगे कि कौन सा रोग किस प्रकार का है। अब ए में 4 हम अब ऑप्शन सुन लेते हैं दोस्तों। देखें कि ए में 4 कहाँ पर दिया गया है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो ए में 4 केवल एक में ही दिया गया है जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार पुनः देख लेना वीडियो को पॉज करके। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का 12वां क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी निम्न में से किससे उत्पन्न होती है। यानी एथलीट फुट नामक बीमारी निम्न में से किससे उत्पन्न होती है, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो एथलीट फुट नामक बीमारी यानी एड़ियों का जो फटना होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो एथलीट फुट नामक बीमारी, तो दोस्तों इसका सही आंसर है कवक जनित रोग है। और एथलीट फुट जो होती है वो कवक जनित रोग होता है। और लाइन क्या बताई थी इसमें मैंने, गंजा दामाद खाए ए फ्रूट, खाए ए फ्रूट। तो गंजा से गंजापन, दमा से दमा, द से दाद, खा से खाज, ए फ्रूट से एथलीट फ्रूट। इस लाइन के आधार पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही बार आते हैं आजकल। ठीक है, तो आज का 13वां क्वेश्चन देखें, कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से नहीं होता। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि कौन सा रोग है वो रोग पोषक तत्व की कमी से नहीं होता है। यानी पोषक तत्व की कमी से नहीं होने वाला रोग पूछा है। पहला ऑप्शन स्कर्वी, दूसरा मेरेस्मस, तीसरा पेलेग्रा, चौथा डेंगू। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, डेंगू। यानी पोषक तत्व की कमी जो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन आदि की कमी से नहीं होने वाला। स्क्वैरी विटामिन की कमी से, कौन सी, यानी विटामिन सी की कमी से होता है। मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं। और पेलेग्रा अगर देखें तो विटामिन B3 से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विटामिन B3 से। तो उम्मीद करता हूँ कि 13वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 14वां क्वेश्चन देखें, मधुमेह रोग का कारण है। लेकिन दोस्तों मधुमेह रोग का कारण क्या है, पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा इंसुलिन हार्मोन, चौथा विटामिन। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पहचाना है मधुमेह यानी जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, जो एक प्रकार का नए क्षरणकारी रोग है, न अर्जित है, न आनुवांशिक रोग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर 15वां क्वेश्चन अगर यहाँ देखें तो 15वां क्वेश्चन है कि डीपीटी नामक वैक्सीन में टी से क्या अभिप्राय है।
15वां क्वेश्चन देखें, डीपीटी नामक वैक्सीन में टी से क्या अभिप्राय है दोस्तों। तो डीपीटी, पहला ऑप्शन टिटनेस, तीसरा ट्राइकोफाइटोन, दूसरा टाइकोफाइटोन, तीसरा टाइफाइड और चौथा क्या है तपेदिक। तो इसका सही आंसर क्या है कि टी से क्या अभिप्राय है, तो डीपीटी। तो मैंने दोस्तों देखो डीपीटी का टिक्का बताया था, उसमें डिप्थीरिया, पेट्रोसिस और क्या होता है टिटनेस होता है दोस्तों। ठीक है, टी से अभिप्राय टिटनेस है यहाँ पर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन हैजा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा टिटनेस और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों पीलिया। तो इसमें देखें तो कौन सा है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों हैजा भी है, टाइफाइड भी है, टिटनेस भी है और इसमें क्या नहीं है पीलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलिया। और पीलिया क्या है, वायरस जनित रोग है। किस प्रकार का दोस्तों, वायरस जनित रोग होता है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देखें तो 6 रोग के उपचार में प्रयुक्त टीका कौन सा है दोस्तों, यानी 6 जो टीबी है उस टीबी के उपचार के लिए कौन से टीके का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन डीपीटी, दूसरा ऑप्शन बीसीजी, तीसरा टेप, चौथा क्लोरोक्विन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बीसीजी। और बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बेसिलस क्लूमिट ग्यूरिन, बेसिलस क्लेमिट ग्यूरिन, यानी बेसिलस क्लूमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन देखिए, पीलिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि कौन सा रोग जो होता है उस रोग पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो पीलिया रोग है वो प्रभावित अंग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन देखें हृदय, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा फेफड़े और चौथा ऑप्शन आंत्रम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लीवर या यकृत है वो पीलिया रोग में प्रभावित होता है दोस्तों। पीलिया रंग है हेपेटाइटिस वायरस होता है जो ABCD 5 प्रकार का वायरस होता है जो घातक रोग होता है। और पीलिया में क्या होता है दोस्तों, बिलिरुबिन या बिलिरुडिन वर्णक है वो अत्यधिक स्रावित होने से ब्लड के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है जो एक विषैला पदार्थ होता है दोस्तों। आज का 19वां क्वेश्चन देखें, कौन सा एक सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं तो इम्पोर्टेंट करके ऐसे क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों कि कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया आनुवांशिक होता है क्या दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया बिल्कुल सही है। आपको गलत को चुनना है, सही को टिक करते जाएंगे, गलत अपने आप रह जाएगा। प्लेग जीवाणु जनित दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी दोस्तों। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित ये भी सही है दोस्तों। कैंसर विषाणु जनित इसका सही आंसर ये गलत हो जाता है, यानी क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा और ये जो गलत है तो इसका सही आंसर क्या होगा कैंसर। कैंसर क्या है, क्षरणकारी रोग होता है दोस्तों, न तो जीवाणु जनित है न विषाणु जनित है और न ही क्या है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है कैंसर दोस्तों। फिर अगर यहाँ देखें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतर्ज्वर रोग कारक कौन सा है, यानी आंतर्ज्वर जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, भाव कहते हैं, उसका जो रोग कारक है वो रोग कारक कौन सा है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक और कौन सा जीवाणु या विषाणु होता है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, दूसरा बेसिलस पेस्टिस, तीसरा ट्रिपोनेमा पेलिडी या टाइफोसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है टाइफोसा। या आपको ऑप्शन में ये दे सकता है साल्मोनेला टाइफी, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं, दोनों का एक ही नाम है। टाइफोसा को ही हम साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। आज का 21वां क्वेश्चन देखें दोस्तों कि विडाल परीक्षण यानी जो विडाल परीक्षण है वो किस रोग में किया जाता है। पहला एड्स, दूसरा मलेरिया, तीसरा मोतीजरा और चौथा तपेदिक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है मोतीजरा, यानी टाइफाइड जो होता है टाइफाइड, उस टाइफाइड में ही क्या किया जाता है दोस्तों, विडाल परीक्षण किया जाता है। एड्स में एलिसा, मलेरिया में MP और तपेदिक के लिए क्या है दोस्तों कोई परीक्षण नहीं, लेकिन बलगम जो होता है वो तपेदिक में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी मोन्टेक्स जो होता है वो इसमें किया जाता है। तो आज का 21वां क्वेश्चन हो गया। आज का 22वां क्वेश्चन देखें आप,
लिस्मेनिया डोनावाली निम्नलिखित में से किस रोग का रोग कारक है दोस्तों? यानी लिस्मेनिया डोनावाली किस रोग का कारक है? पहला ऑप्शन पेचिश, दूसरा दमा, तीसरा कालाजार, चौथा इन्फ्लुएंजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है, यानी किस प्रकार का रोग का है, तो इसका सही आंसर है कालाजार का। और कालाजार जो रोग होता है, यानी जो कालाजार रोग है, वो लिस्मानिया डोनावानी के कारण होता है, जो बालू मक्खी से फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? पहला गोनेरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा दमा, चौथा खसरा। तो दोस्तों इसमें बताइए कि कौन सा नहीं है? तो गोनेरिया, सिफिलिस, दमा, खसरा। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित पूछा है दोस्तों, नहीं है, पूछा है कि कौन सा है। गोनेरिया, सिफिलिस, दमा, खसरा, यानी कौन सा वायरल डिजीज है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? खसरा। रूबेला खसरा वायरस जनित रोग होता है दोस्तों। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसवें गुणसूत्र के त्रिगुण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ये पहले ही बता दिया था, तो आपके दिमाग में इसका आंसर आ भी गया होगा। ऑप्शन देखें, टर्नर सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम, तीसरा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, चौथा पटाउ सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र के त्रिगुणन के कारण, जिसमें 45 ऑटोसोम्स हो जाते हैं और प्लस अक्स वाई या अक्ष वाई होता है, जिसमें गुणसूत्र क्या रह जाते हैं? 47 हो जाते हैं दोस्तों। तो वो डाउन सिंड्रोम है, मैंने पहले बता दिया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। 25वां क्वेश्चन देखें, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है दोस्तों? कि कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है? ओंकेरजीन, एक्स जीन, वाई जीन, ऑन्कोजीन। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑन्कोजीन। और आपसे अगर ये पूछ ले कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 26वां देखें, सुमेलित कीजिए, रोग और रोग कारक दे रखे हैं। एक तरफ आपको रोग दिया है और एक तरफ आपको क्या दिया गया है दोस्तों? रोग कारक दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखें कि पेचिस जो होता है, वो पेचिस किसके कारण होता है? तो पेचिस इसमें अगर देखें तो वो एंट अमीबा स्टोलेटिका से। फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया वोचेरिया ब्रैंकोप्टाई। और जो गलसुआ है, वो गलसुआ मम्पस वायरस से होता है दोस्तों। और टीनियासी किसके कारण होता है? टीनिया सोलियम। तो ए में 4, ऐसा आपको ऑप्शन चुनना है जिसमें ए में 4 हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अगर देख रहे हैं तो ए में 4 चौथे में है, फिर भी एक बार चेक कर लें। दूसरे में 1 का होता है, तो दूसरे में अगर देखें, ब में 1 का है, से में 2 का, तो से में 2 का है, से में 2 का टीनियसिस, और द में 3 का। ठीक है दोस्तों, पेचिस अगर देखें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, सॉरी 3, एम ए 3 का, तो एम ए 1 है। ब में अगर देखें तो ब में 1, से में 4, द में 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर नंबर 1 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पुनः इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर देखें, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। 27वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग शाही रोग के नाम से जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं? पहला ऑप्शन वर्णांधता, दूसरा टाइफाइड, तीसरा मलेरिया, और चौथा ऑप्शन हीमोफीलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हीमोफीलिया। इसका सही आंसर है दोस्तों हीमोफीलिया को हम शाही रोग के नाम से जानते हैं। आज का 28वां क्वेश्चन देखें, विलिसिन निम्न में से किस रोग की एक नवीनतम दवा है? यानी दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपको पूछ लेते हैं कि विलिसिन एक निम्नलिखित में से रोग की दवा है, वो कौन सा रोग है जिसकी ये उपयुक्त दवा है? पहला ऑप्शन तपेदिक, दूसरा कोड, तीसरा हेजा, चौथा निमोनिया। इसका सही आंसर है दोस्तों टीबी, यानी तपेदिक, टीबी के लिए। और टीबी रोगी को अगर देखें तो वो डोट्स पद्धति के रूप में क्या दी जाती है दोस्तों? दवा दी जाती है दोस्तों। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, तपेदिक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो ये भी देखें कि तपेदिक जो रोग होता है, उस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला फेफड़े, दूसरा यकृत, तीसरा आमाशय, चौथा हृदय। तो इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों? फेफड़े, यानी श्वसन तंत्र
तपेदिक, टीबी या काक या क्षेमा रोग में प्रभावित अंग है दोस्तों। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस रोग को लोकजोग या धनुष्टंकार कहा जाता है दोस्तों, कि कौन सा रोग है जिसे हम लोकजोग या धनुष्टंकार कहते हैं। पहला ऑप्शन हेपेटाइटिस, दूसरा ऑप्शन टिटनेस, तीसरा ऑप्शन हेजा, चौथा ऑप्शन प्लेग। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है टिटनेस को हम लोकजोग या धनुष्टंकार रोग कहते हैं, जो इसमें मांसपेशियां प्रभावित अंग होती है दोस्तों, मांसपेशियां प्रभावित अंग होती है। ठीक है दोस्तों, एक नज़र हम ऑप्शन पर भी डालते हैं। हेपेटाइटिस में क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। हेजा जो है उसमें आहार नाल प्रभावित होती है यानी छोटी आंत, और प्लेग है उस प्लेग में गुप्तांग और आरबीसी वगैरह प्रभावित होते हैं दोस्तों। 31वां क्वेश्चन देखें, टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए यानी भाव या मियादी बुखार की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन बायोप्सी, दूसरा मॉन्टेक्स परीक्षण, तीसरा एलिसा, चौथा विडाल परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या है, विडाल परीक्षण। अब एक नज़र हम ऑप्शन पर भी डालते हैं, परीक्षणों के नाम दिए गए हैं। तो बायोप्सी जो होती है वो बायोप्सी किसके लिए की जाती है, कैंसर रोग की जांच के लिए की जाती है। मॉन्टेक्स परीक्षण जो होता है वो टीबी रोग की जांच के लिए किया जाता है, बलगम से संबंधित है। एलिसा जो परीक्षण है वो एड्स रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए दोस्तों, एड्स रोग के लिए किया जाता है। आज का 32वां क्वेश्चन देखें, कौन सा रोग पोषक तत्व की कमी से होने वाले हैं, यानी दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से रोग हैं जो पोषक तत्व की कमी से होते हैं। पहला स्कर्वी, मलेरिया, मेरिस्मस क्वाशियोकोर, दूसरा मेरिस्मस क्वाशियोकोर पेचिस स्क्वरी, तीसरा मेरिस्मस क्वाशियोकोर स्कर्वी पेलेग्रा, चौथा क्वाशियोकोर स्क्वरी पेलेग्रा चेचक। यानी एक ऑप्शन इसमें वायरल या प्रोटोजोआ जनित रोग के नाम डाल रखे हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे रोगों की लाइन पहचानी है जो केवल पोषक तत्व की कमी से यानी विटामिन प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है मेरिस्मस प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोकोर प्रोटीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखें 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीसी मक्खी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, यानी सीसी मक्खी से कौन सा रोग फैलता है। पहला हेजा, दूसरा कालाजार, चौथा दमा और तीसरा दमा, चौथा दस्त है दोस्तों। तो सीसी की मक्खी के द्वारा इसमें कौन सा होता है दोस्तों, कि हेजा, दूसरा ऑप्शन कालाजार, तीसरा ऑप्शन अगर देखें तो दमा, चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें, तो चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है दोस्तों दस्त। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहचानना है। तो सीसी मक्खी के द्वारा इसमें कौन सा होगा दोस्तों, क्षमा चाहूँगा इसमें ऑप्शन ही नहीं है सीसी मक्खी वाला। तो जो ऑप्शन होता है वो निंद्रा रोग दोस्तों। ठीक है, ऐसे मिस प्रिंट से हो जाता है। निंद्रा जो रोग होता है वो सीसी मक्खी से, कालाजार बालू मक्खी से फैलने वाला रोग है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं डाला था। तो आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, निंद्रा रोग जो होता है वो निंद्रा रोग क्या होता है, सीसी मक्खी से फैलता है दोस्तों। ठीक है, आज का 34वां क्वेश्चन देखें, मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी दवा का नाम बताना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी एग्जाम शिफ्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन एफिड्रिन, दूसरा कोनेन, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की ओर न जाएं। अगर आप उपरोक्त सभी को चुनते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कोनेन। कोनेन किस पादप की छाल से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चूहे 35वां क्वेश्चन देखिए, चूहों के पिस्सों द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, यानी चूहों के। पहला ऑप्शन हेजा, टाइफाइड, तीसरा हेड्स और चौथा प्लेग। तो इसका सही आंसर क्या है, प्लेग जो है वो चूहों को पिस्सों के द्वारा फैलने वाला रोग है जो पहले बहुत भयंकर फैलता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संसर्ग रोग नहीं है, यानी लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग नहीं है। पहला सिफिलिस, दूसरा गोनेरिया, तीसरा ल्यूकोरिया, चौथा ट्रेकोमा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ट्रेकोमा जो होता है वो ट्रेकोमा क्या है, यानी लैंगिक संपर्क से नहीं फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लैंगिक संपर्क से नहीं फैलते हैं। बाकी सिफिलिस, गोनेरिया जीवाणुजनित लैंगिक रोग है। ठीक है, ल्यूकोरिया होता है ये भी क्या है दोस्तों,
ल्यूकोरिया जो होता है वो भी क्या होता है, लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग है दोस्तों। बेनेरियल रोग भी कहते हैं इन्हें, क्या कहेंगे, बेनेरियल, जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं उन्हें बेनेरियल रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बेनेरियल रोग भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक संसर्ग रोग है। और देखें जो लैंगिक कारण से फैलते हैं दोस्तों, ठीक है, कि कौन कौन से रोग, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं, और भी होते हैं जो लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग होते हैं, उसमें जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी सी डी है, जेनाइटल मस्से हैं, इस प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों, ठीक है। आज का 37वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से जूं से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, कि यानी कि जो सिर में पाई जाने वाली जो जूं है उससे कौन सा रोग फैलता है। पहला ट्रेंच फीवर, तीसरा रिलेप्सिन फीवर, चौथा ल्यूकोरिया, तीसरा ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है कि ट्रेच फीवर, दूसरा ऑप्शन है रिलेप्सिन फीवर, तीसरा है ल्यूकोरिया और चौथा ऑप्शन एक व दोनों। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, एक व दो दोनों, यानी ट्रेंच फीवर और रिलेप्सिन जो फीवर होती हैं वो रिलेप्सिन फीवर क्या होते हैं दोस्तों, यानी ये जो होती हैं ये जूं के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो इसमें उपरोक्त दोनों ही सही है दोस्तों। ल्यूकोरिया जो होता है वो ल्यूकोरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। किस प्रकार का, कि प्रोटोजोआ जनित रोग होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 37वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज का 38वां क्वेश्चन देखें, सुमेलित कीजिए, यानी इसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको विटामिन दी गई है और एक तरफ आपको कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है दोस्तों। तो देखिए विटामिन ई की कमी से नपुंसकता यानी क्या आती है, बांझपन उत्पन्न होता है। तो विटामिन ई यानी ई में क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B5 में आपको क्या हो जाएगा, तो विटामिन B5 में अगर देखें तो आपको बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और विटामिन B12 में देखें तो परनेसियस एनीमिया हो जाएगा और विटामिन डी में ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है, तो ये हैं विटामिन ई से बांझपन, विटामिन B5 से बर्निंग फिट सिंड्रोम, विटामिन B12 से परनेसियस एनीमिया होता है दोस्तों, और विटामिन डी से क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया होता है। तो इसमें सही आंसर विटामिन ई, यानी ए में 2, तो ए में 2, फिर बी में, ब में 3, स में अगर देखें 1 और ड में 4। तो इसका पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। एक बार पुनः देख लेना इस प्रकार के क्वेश्चन को। और ऐसे देखें, फिर विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी, कोबाल्ट धातु। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल होता है, विटामिन B5 है। तो ये भी मैंने विटामिनों के नाम बताए गए हैं, रासायनिक नाम। आप हमें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर विटामिन वाला जो चैप्टर है वो देख सकते हैं। मैंने क्रमबद्धता से पढ़ाया है, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम है और ट्रिक्स भी बताइए कि कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है दोस्तों। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहेंगे, मलेरिया, दूसरा ऑप्शन डेंगू, तीसरा ऑप्शन पायरिया, चौथा ऑप्शन डिप्थीरिया। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पहचान है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, डेंगू। डेंगू रोग को हम रीढ़ की हड्डी का बुखार या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, या इसे हम बैक बोन फीवर कहते हैं, बैक बोन फीवर कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये है इसका सही आंसर। फिर और क्या है देखें, तो डेंगू जो रोग होता है वो मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर से, कौन सी, मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर से फैलता है। इजिप्टाई मच्छर से फैलने वाला है, क्यूलेक्स मच्छर भी होती है दोस्तों इसमें। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफेलिस मच्छर से फैलता है। पायरिया रोग जो होता है वो एंटामीबा जिंजिविलिस से, और डिप्थीरिया माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु से फैलता है दोस्तों। फिर देखें तो आज का 40वां क्वेश्चन देखें, 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित नहीं है दोस्तों। ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये भी एक प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग नहीं है दोस्तों, यानी नहीं पूछा है। पहला गंजापन, दूसरा दमा, तीसरा खाज, चौथा पायरिया।
तो कौन सा एक कवक जनित नहीं है दोस्तों, तो कवक जनित रोग नहीं है वो आपको पहचानना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखें गंजापन है, दमा है, खाज है, पायरिया नहीं है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, मैंने कवक जनित रोग की लाइन क्या बताई थी कि गंजा दमाद खाए ए फ्रूट, ये इसमें देखें गंजापन, दमा, दांत, खाज, एथिलेट फ्रूट। पायरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, और प्रोटोजोआ जनित रोग की लाइन क्या बताई थी, प्रोटोजोआ जनित की एमपी का पानी, एमपी का पानी, मलेरिया, पेचिस, कालाजार, पायरिया और निंद्रा रोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का 41वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी संक्रमण से नहीं फैलने वाली बीमारी आपको चुनना है। पहला ऑप्शन मलेरिया, दूसरा ऑप्शन हैजा, तीसरा मधुमेह, चौथा पेचिस। तो इसका सही आंसर है डायबिटीज या मधुमेह, वो संक्रामक बीमारी नहीं है, क्षरणकारी बीमारी में आती है दोस्तों। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित, हैजा जीवाणु जनित, और पेचिस क्या है दोस्तों, तो पेचिस है प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है दोस्तों, आज का 42वां क्वेश्चन देखें, टीनिया केपिटस निम्न में से किस रोग के लिए रोग कारक है। टीनिया केपिटस जो एक सूक्ष्म जीव है वो किस रोग के लिए कारक है, गंजापन, खाज, दाद या डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है गंजापन के लिए जिम्मेदार होता है टीनिया केपिटस रोग, जो सूक्ष्म जो जीव है कवक है वो गंजापन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमिलित जोड़ी को पहचानिए। आपको गलत को पहचानना है दोस्तों। हीमोफीलिया आनुवांशिक है या नहीं है, बिल्कुल सही है ये। मेनिंजाइटिस जीवाणुजनित है क्या, बिल्कुल सही है, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। प्लेग जीवाणुजनित है क्या, ये भी सही, प्लेग जीवाणुजनित है क्या। फिर मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है क्या। इसमें अगर देखें सॉरी दोस्तों, हेमोफीलिया क्या आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल सही। मेनिंजाइट जीवाणु, इसको छोड़ दो। प्लेग जीवाणु जनित है, बिल्कुल सही। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है क्या, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, यानी ये इसका सही आंसर है। मेनिंजाइट जो होता है वो वायरल डिजीज है, वायरस के कारण फैलने वाला रोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ये इसका गलत है, असुमिलित है। 44वां देखें, निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बहुत बार विटामिनों में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेरीबेरी, दूसरा स्कर्वी, तीसरा मधुमेह, चौथा रिकेट्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है दोस्तों। स्कर्वी का है वो विटामिन C की कमी से, मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से, और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। 45वां क्वेश्चन देखें, सार्स रोग में आर से क्या अभिप्राय है दोस्तों। पहला रिबावायरिन, दूसरा रूमेटाइड, तीसरा रेस्पिरेटरी, चौथा राइबोन्यूक्लिक। तो सार्स में आर का क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो सार्स में जो है उसमें आर का अभिप्राय आपसे पूछा है, तो इसमें रूमेटाइड है या रेस्पिरेटरी है, राइबोन्यूक्लिक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें सार्स है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये चर्चाओं में भी है स्वाइन फ्लू के कारण। तो इस सार्स में इसका सही आंसर है, यानी अगर देखें तो इसका सही आंसर क्या है, रेस्पिरेटरी जो होता है वो सार्स में होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज का अगर देखें तो एक मिनट में सार्स का पूरा नाम भी बता देता हूँ। सार्स जो होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो सीवियर, एस का सीवियर, ए का एक्यूट, आप लिख सकते हैं एक्यूट। ठीक है दोस्तों, और आर का क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, और एस का फिर पुनः क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंड्रोम। ये पूरा क्या नाम है, इस सार्स का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये पहला परीक्षण जैसे आई थी उसमें बता भी दिया गया था, आपके दिमाग में आ गया होगा। और इसका सही आंसर क्या है कि एड्स का परीक्षण कौन सा है, तो एलिसा, एमपी, मॉन्टेक्स या विडाल। तो इसका सही आंसर है एलिसा। एलिसा एड्स के लिए उपयुक्त होता है। एमपी मलेरिया रोग का टेस्ट है दोस्तों, आप ध्यान में रखें, मैं पुनः बता देता हूँ। मॉन्टेक्स टीबी का टेस्ट है दोस्तों, और विडाल टाइफाइड का टेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 45वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन भी हो गया, 45वां भी। आज का 47वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से
रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको विषाणु जनित रोग नहीं पहचानना है, नहीं है ऐसा आपको पहचानना है। एड्स है क्या? है, बिल्कुल है। कोरोना है क्या? हाँ, कोरोना कोविड-19 वाला चल रहा है। चेचक है क्या? ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हैजा। हैजा किस प्रकार का रोग है? हैजा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का 48वां क्वेश्चन, डॉट्स पत्ती किस रोग के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? तो डॉट्स पत्ती प्लेग, दूसरा ऑप्शन डिप्थीरिया, तीसरा टाइफाइड, चौथा तपेदिक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तपेदिक, यानी टीबी में डॉट्स पत्ती के रूप में दवा दी जाती है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन देखें, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है दोस्तों? तो कौन सा रोग है जो विटामिन की कमी से नहीं होता? बेरी-बेरी, पेलेग्रा, रंतोदी या हैजा? तो दी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहचाने, नहीं, हैजा विटामिन की कमी से नहीं होता है, बेरी-बेरी B1 की कमी से है दोस्तों, पेलेग्रा B3 की कमी से है, इस रंतोदी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से है। हैजा जीवाणु जनित रोग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? हैजा, मलेरिया, रेबीज या पायरिया? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर पहचानना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? रेबीज। रेबीज होता है वो रेबडो वायरस के कारण फैलता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग होता है और इसे जलबिती रोग या हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं दोस्तों, रेबीज को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी सीयूएम इंग्लिश यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ और सिलेक्शन है सुनिश्चित से सिलेक्शन को पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।